जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। यूं तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। रियाज नाइकू जो टॉप कमांडर था उसको मार गिराया गया है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसके साथ एक और आतंकवादी मार गिराया गया है। साथ ही साथ कुछ और पॉजिटिव मामले भी आए हैं और साथ में हम आपको ये भी बताते चलें कि सोशल डिस्टेंसिंग को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो कभी भी चिंता का विषय बन सकता है। जब हम ग्रीन जोन में होते हैं उससे रेड जोन में भी हम तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, दरबार मूव को लेकर के हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, क्या इसका रेलेवेंस है अब कि नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस बात को कहते रहे हैं कि इस रेलेवेंस समझ नहीं आ रहा कि औचित्य है या नहीं है। ये 1872 से चल रहा है। महाराजा रणवीर सिंह के दौर में ये दरबार मूव होता था। सर्दियों में दरबार जम्मू में आ जाता था, यहाँ ठीक रहता था टेम्परेचर, और गर्मियों में दरबार श्रीनगर चला जाता था। ये दरबार मूव की प्रथा 1872 से चलती आई है। लेकिन अब कोर्ट ने ये गेंद, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इसको कि कोर्ट में मामला इस वक्त सब्जुडाइज नहीं है। गेंद जो है कोर्ट ने सरकार के पाले में डाल दी है और 72 ऐसे बिंदु बताए हैं जिसमें यह बताया गया कि क्या इसकी रेलेवेंस की ज़रूरत है या नहीं है। वक्तन वक्तन हम ये स्टोरीज करते रहे हैं, वक्तन वक्तन आंदोलन भी होते रहे हैं कि क्या ये दरबार मूव का पर होने वाला करीब 200 करोड़ रुपया सालाना खर्च, इसको किसी विकास कार्य में नहीं लगाया जा सकता। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, 6 महीने उधर जाते हैं, 6 महीने उधर जाते हैं, फिर नुकसान भी होता है। जब फ्लड आया था तब भी नुकसान हुआ था दस्तावेजों को। तो इन सब पर आज कोर्ट ने बाल जो है सरकार के पाले में डाल दिया और पूछा है कि इन 22 बिंदुओं का जवाब दो, क्या रेलेवेंस है इसमें। हमने सियासी जमातों से बातचीत की, हमने बातचीत की गुलचैन सिंह चाड़क जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनका ये कहना है कि हम पहले से इसकी डिमांड करते रहे हैं और उनका बार बार ये कहना है, डोगरा सदर सभा के वो जनक है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमने कई मरतबा गुजारिश सरकार से की है कि इस पर रोक लगाई जाए, दोनों जगह संचालन किया जाए। श्रीनगर में भी दरबार चले, जम्मू में भी दरबार चले, काम 12 महीने रहे और जो दरबार मूव के दौरान खर्च होता है वो खर्च कर्टेल हो जाएगा। खर्च के साथ साथ जो समय वेस्ट होता है वो भी समय का सदुपयोग हो पाएगा। आज पूरा सिस्टम हमारा जो है दोनों कैपिटल्स के अंदर है। आज ये हर 6 महीने के बाद सैकड़ों ट्रक रिकॉर्ड के भर के और सैकड़ों मुलाजमा अपनी फैमिलियाँ लेकर 6 महीने कश्मीर चले जाएं और 6 महीने जम्मू आ जाएं, वो इंसाफ नहीं है। इसलिए डोगरा सदर सभा ने पिछले कई सालों से ये मांग सामने रखते हुए संघर्ष शुरू किया था। सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि आप सेक्रेटरीट को 12 महीने दोनों राजधानियों में फंक्शनल बनाइए, जम्मू का जम्मू और कश्मीर का कश्मीर में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पता नहीं इसमें क्या इंटरेस्ट किसका था। इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे कि हर 6 महीने के बाद यहाँ मौसम जब गर्मी का जम्मू के अंदर हो, लोग तपश में रह रहे हों, तो उस वक़्त वो कश्मीर की ठंडी हवाओं में जाकर ये हुक्मरान वहाँ पर रहें। और जब कश्मीर के अंदर बर्फ़ पड़ रही हो, लोग बुरी हालत में रह रहे हों, तो उस वक़्त वो जम्मू के अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाएँ। उसको लेकर ये दरबार मूव पता है इन्होंने, इनका वेस्ट इंटरेस्ट बन गया, ये चलाई रखी। हम इस बात को कह रहे थे कि जब 200 से ज़्यादा करोड़ रुपया सिर्फ रिकॉर्ड होने के लिए खर्च हो रहा है और 600 से ज़्यादा फैमिलियों
को वहाँ ले जाकर होटलों में और जगह जगह रख के कैद करके रखा जा रहा है, जिसके हालात हैं, क्या ज़रूरत है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी इसके पक्ष में थी, उनको मौका भी मिला, लेकिन अपने कार्यकाल में वो कुछ नहीं कर पाए। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो खर्च होता है इसको कर्टेल किया जा सकता है। ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन चीज़ें होने के बावजूद भी हम हर साल खर्च भी करते हैं। खर्च करने के साथ साथ जो मूवमेंट में पैसा खर्च होता है, उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ लाने ले जाने में भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है ख़राब हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का मानना है कि कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। पिछले 150 साल से जम्मू कश्मीर में जो राजाओं के टाइम से दरबार मूव की प्रक्रिया चल रही है। समय बदला है, स्थितियां बदली हैं, और इस सारे वक्त को देखते हुए अगर हाई कोर्ट इस प्रकार का कोई निर्देश देती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। और बहुत सा एक बड़ी रकम हर वर्ष इसके लिए खर्च होती है। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम सारा है, फाइलें मूव करने की जरूरत रही, कुछ अफसर यहाँ बैठे, कुछ अफसर वहाँ बैठे, तो मुझे लगता है काम चल सकता है। इस सारे हालात में अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है तो उस पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। दर्शकों, कोर्ट के सुझाव पर हर्षदेव जो पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मुहर लगा दी है। उनका ये कहना है कि टीएडीए मुलाजमों को दिया जाता है, फिर जम्मू के मुलाजम अपने परिवार को छोड़ करके वहाँ पर जाते हैं, दूसरे जगहों पर रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं। श्रीनगर के मुलाजिम जब जम्मू में आते हैं वो भी अपने परिवार से अलहदा हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खर्च कितना होता है मुलाजमों का, टीएडीए मुलाजमों को आवासीय सुविधाएं देने। तो कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह का भी मानना है कि जो कोर्ट ने सुझाव दिए हैं, बताया है कि 32 ऐसे बिंदु बताए हैं कि जिसमें रेलेवेंस कहीं नज़र नहीं आता है दरबार मूव का। आइए देखते हैं क्या कहना है हर्षदेव का। 148 करोड़ रुपया एक बार आप खर्चा करेंगे दरबार मूव के लिए, और फिर दूसरी बारी साल में फिर 148 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। 300 करोड़ के लगभग ये हो गया। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि दोनों जगह के ऊपर जो सेक्रेटेरिएट के साथ एम्प्लॉइज हैं या दरबार मूव के साथ जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैं, उनको अकोमोडेशन देती है सरकार। फिर वो एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल में लगातार शटल करते हैं, उसका खर्चा भी सरकार बेयर करती है। और इसी तरीके से जो उनके टीएडीए हैं वो भी बार बार जो है रिलीज किया जाता है। तो ये खर्चा जो है ये 400 करोड़ से ज़्यादा सालाना पड़ जाता है सरकार को। इस खर्चे को अवॉइड किया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने ठीक कहा है कि लोगों की वेलफेयर में ये पैसा लगाया जा सकता है। दोनों जगहों के ऊपर सेक्रेटेरिएट चलाइए, कश्मीर और जम्मू, हमें दोनों लोगों का जो है ध्यान रखना होगा। और अगर आप स्टेटहुड दे देते हैं जम्मू को अलग से और कश्मीर को अलग से, तो सारा जो फसाद है वो खत्म हो जाएगा। दर्शकों, हम पीडीपी की बात करेंगे तो पीडीपी का ये कहना है कि इस दरबार मूव के साथ जम्मू और कश्मीर के कल्चर में जो अंतर है वो आदान प्रदान होता था। जब दरबार जम्मू में होता था तो कश्मीर के लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ पर जब कश्मीर के लोग आते थे, एक तो मार्केट में बूम आता था, और दूसरा ये होता था कि कश्मीरी कल्चर और जम्मू के कल्चर में आपस में आदान प्रदान होता था। जब दरबार श्रीनगर में होता था तो जम्मू के लोग जब श्रीनगर में जाते तो श्रीनगर के होटलों में, श्रीनगर के बाज़ारों में ख़रीदारी करते थे, उनका भी बाज़ार बूम करता था। लेकिन साथ ही साथ कल्चर में भी आदान प्रदान होता था। उनका कहना है कि ये महाराज के ज़माने का 1872 से ये दरबार मूव हो रहा है, लिहाजा इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजास अप्रॉक्सीमेटली शायद 148 साल हो गए हैं इसको शुरू किए हुए। और जब ये शुरू किया गया था उसका एक मकसद ये था कि 6 महीने दरबार कश्मीर में रहता था और कश्मीर में जम्मू में रहता था। और उस समय ये फैसला ये किया गया था कि दरबार मूव की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में भाईचारा बनता है, क्योंकि कश्मीर के लोग जम्मू की बोली नहीं समझते और जो जम्मू के लोग हैं वो कश्मीर की भाषा नहीं समझते।
और ये एक दरबार मोड़ की परंपरा से हम दोनों लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है, आपस में भाईचारा बनाने का एक मौका मिलता है। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से महाराजास के टाइम पे ये शुरू किया गया। और मैं समझता हूँ कि इसका रहना ही ज़्यादा उचित है। और इतना ही नहीं, इससे जो जम्मू का बिजनेसमैन है, बिजनेस है जम्मू का, उसके ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है। जब कोई 20-25 हज़ार के करीब वहाँ से मुलाजिम जम्मू में आता है और उनकी फैमिलीज आती हैं, तो जम्मू में बिज़नेस बढ़ता है। और इसी तरह जब कश्मीर में दरबार में होता है और जम्मू के जो ऑफिसर्स हैं या मुलाजिम वहाँ पे जाते हैं और उनकी फैमिलीज आती हैं, तो इसी तरह कश्मीर में भी इसका बिज़नेस पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दर्शकों, अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा से हमने बातचीत की। विक्रम मल्होत्रा का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से दरबार मूव ज़रूरी भी था, लेकिन अब जब इंटरनेट का ज़माना आ गया, इंटरनेट के ज़माने में दरबार का मूव करना, मूव पर खर्च करना और वो दस्तावेज इधर ले जाना, दस्तावेज उधर ले जाना, ये रेलेवेंस नज़र नहीं आता है। उनका कहना है कि दरबार को दोनों जगह खुला रखना चाहिए, मूव पर होने वाले खर्च को विकास पर लगाया जाना चाहिए। आइए देखते क्या कहना है। इसीलिए था कि दोनों राज्यों को, दोनों जो राज्य के हिस्से हैं उनको बराबर गवर्नेंस मिले। और चूंकि ज्योग्राफिकली वो इतने दूर हैं, तो इसलिए 6 महीने श्रीनगर रहती थी सरकार, 6 महीने जम्मू। और भाई नए परिप्रेक्ष्य में जब नए हालात हैं आज पूरे विश्व भर में, और जब मैनुअल फाइलिंग होती थी, आज सब इंटरनेट के माध्यम से होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक है, सारी फाइल्स डिजिटाइज्ड हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि 6 महीने जब जम्मू में रहती थी सरकार, तो कश्मीर के लोग सफ़र करते थे। वहाँ जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार से काम होता था, उनको खर्चा करके जम्मू आना पड़ता था, यहाँ रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, फिर सेक्रेटेरिएट जाते थे। इसी तरह जम्मू के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जैसे भी लोग थे, वो कश्मीर जाते थे अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। तो अगर एक फुल टाइम ऑपरेशनल सेक्रेटेरिएट जम्मू में भी हो और एक फुल टाइम ऑपरेशनल सेक्रेटेरिएट जो 12 महीने कश्मीर में भी रहे, तो उससे लोगों को सहूलियत होगी। दर्शकों, कांग्रेस को जो कोर्ट के सुझाव है वो शायद डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे। कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट रविंदर शर्मा का ये कहना है कि ये मामला जो है पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे छोड़ देना चाहिए। उनकी क्या राय है, क्या वो चाहते हैं कि दरबार वापस जाना चाहिए या दरबार दोनों जगह खुलना चाहिए, ये सारी बातें उन पे छोड़ देनी चाहिए। आइए देखते क्या कहना है। सरकार है जब कोई फैसला लेगी इस बारे में, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, स्टेक होल्डर से बात करनी होती है, क्योंकि ये 1872 से एक चलता हुआ प्रथा है और उसके साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी दोनों रीजन्स की जुड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि 200 करोड़ का खर्चा भी होता है। और पहले भी इस किस्म का प्रयास उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक फ़ैसला लिया था, कितना विरोध जम्मू में हुआ। 8 दिन 40 दिन जम्मू बंद रहा, 8 दिन बिल्कुल बंद रहा। और उसके बाद उस वक्त के गृह मंत्री और राजीव गांधी की सरकार ने इंटरवीन करके जो लोगों की जो इच्छा थी उसके अनुसार उसको जो है वो दोबारा जो है वो हल किया गया था, जैसे ये चलता है। क्योंकि इसका दूसरा ये पहलू भी है कि इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसके साथ होती है कि जम्मू से कश्मीर लोग, कश्मीर से जम्मू लोग, दोनों सूबों की कल्चरल और बाकी एक्सचेंज भी होती हैं और दोनों तरफ की भावनाएं भी हैं। इसलिए ये फैसला तो सियासी गवर्नमेंट्स जो हैं उनको लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स तमाम लोगों की राय के मुताबिक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय के मुताबिक। जब कोई प्रक्रिया इसकी होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी। आज ज़रूरत है कई बातों को बदलाव में, क्योंकि डिजिटल मोड में कई चीज़ें जो हैं वो संभव हैं कुछ हद तक, लेकिन इस पर जब कोई ऐसी गंभीर जो है सरकार इस पर कोई प्रक्रिया करती है, और मैंने कहा कि इसमें इलेक्टेड लोग जो हैं, असेंबली जब रेस में हो, उन लोगों को जो है उन लोगों की जन भावनाओं को और उसके साथ साथ दोनों रीजन्स की जो समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई सुझाव जो है वो आ सकता है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट ए.के. साहनी। और आपको बताता चलूं कि जो एजिटेशन हुई थी दरबार मूव को लेकर के, उस एजिटेशन को बार ने लीड किया था और ये बड़े सीनियर हैं और उस वक्त भी ये साथ में थे। साहनी साहब, आपका स्वागत है। आज
बात चल रही है कि क्या रेलेवेंस है दरबार मूव का या नहीं, और इस पर ये कहा जा रहा है कि अब इतने हाईटेक होने के बावजूद भी हम 6 महीने के बाद दरबार उस तरफ ले जाते हैं, 6 महीने के बाद दरबार इस तरफ ले जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हमें ये बताइए कि उस दौरान क्या हुआ था जब बार ने एजिटेशन को लीड किया था दरबार मूव को लेकर के। देखिए, जब 86 में दरबार मूव का डिसीजन उस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उन्होंने लिया था कि तो है ये जम्मू में शिफ्ट नहीं होगा, श्रीनगर में ही रहेगा जी। तो उस वक्त जम्मू बार एसोसिएशन ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया था, और मेरा ख्याल है कि बड़ी जबरदस्त एजिटेशन शायद आज तक वैसी हुई नहीं कभी जी। और उस वक्त तो हम दर्जन से ज्यादा वकीलों ने गिरफ्तारियां दी थी, सेक्रेटरीट क्रैश हुआ था, जो हम 3 गाड़ियां थी उस वक्त, एक मेरी थी और एक उस वक्त जस्टिस प्रमोद कोहली जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, एक जस्टिस विनोद गुप्ता जी थे। तो ये सारे हम बार के मेंबर थे उस दिनों। तो बार के मेंबर जो चीफ जस्टिस इंडिया बने जस्टिस टी एस ठाकुर, वो भी उस वक्त बार के मेंबर थे जी, इसी जम्मू बार एसोसिएशन के। तो उस वक्त ये सब लोगों का एक डिसीजन था कि ये बार जो दरबार मूव है ये एक अच्छी प्रथा है, प्रैक्टिस है। ये सिर्फ इकोनॉमिकली हम नहीं देख सकते कि भाई पैसा कितना, पैसा उस वक्त भी खर्च होता था कि भाई पैसा खर्च होता है, इसलिए दरबार मूव की एजुटेशन, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं जो इंटरलिंक्ड है सारी जी। तो उस वक्त इसलिए हमने रेलेवेंट समझी, और उस वक्त पूरा जम्मू ने, सिर्फ वकीलों ने नहीं एजुटेशन चलाई थी, यूं ही हमारी गिरफ्तारी सेक्रेटरीट के अंदर हुई थी। हम जो कोई 14-15 लोग थे जो हम जेल में गए थे, अम्फाला जेल में हमको रखा। तो उस वक्त उसी वक्त जम्मू पूरा इनडेफिनेट बंद हो गया था, टोटल एक दुकान भी नहीं खुली थी। तो इसका मतलब वो पूरे जम्मू प्रोविंस की उस वक्त एक आवाज थी जी। तो जम्मू की जो आवाज थी वकीलों ने वही उठाई थी। तो उस वक्त की जो है, तो मैं नहीं समझता कि ये आज भी कोई इरेलेवेंट हो गई है जी। ये सिर्फ पैसे की वजह से जी, पैसा हो गया जी, टेक्निकली हो गया, टेलीफोन से ये सिस्टम, कुछ सिस्टम जो है वो इमोशनली अटैचमेंट है, फिर ये देख देते हैं, सारा ऐसे ही कर देते हैं, इसको भी रीजन बना देते हैं, श्रीनगर को अलग बना दो, जम्मू को अलग बना दो, ये दोनों टेरिटरी भी, यूनियन टेरिटरी अलग अलग कर देते हैं जी, जी, तो ये लोगों का एक विचार जो है ये बड़ा मुश्किल है इसको। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि बाहर, क्योंकि लॉकडाउन में हम सारे ही कि इसका क्या होगा। लेकिन जो कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया है जी, कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो मैंने सारा कल पढ़ा, देखा, एग्जामिन किया मैंने उसको एनालिटिकली जी। तो उनका वो सारा उसका था कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर ये बड़ा बर्डन है जी। तो ये बर्डन अब खत्म कर देना चाहिए, वक्त आ गया है जी। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन से ही ये सारा होगा। तो लेकिन जब भी ये इन्होंने अब जो रिकमेंडेशंस की हैं, क्योंकि ये जजमेंट एक मैंडेट नहीं दिया है गवर्नमेंट को, ये दिया है कि हम ये फाइंडिंग दे रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा लबेलबाब है सारा। तो उन्होंने कोर्ट ने अपने तरीके से एग्जामिन किया, क्योंकि सिर्फ सेक्रेटरीट को ही नहीं शिफ्ट करना होता ना, जुडिशियल सेक्रेटरीट जो चीफ जस्टिस का अपना, ये भी शिफ्ट होता है। तो उन्होंने अपने लिहाज से भी इसको बड़ा एग्जामिन किया कि भाई साहब हमको कितना इनकन्वीनियंस है या कितना जस्टिस डिले होता है, या आज आप जितना मर्जी, हमने लॉकडाउन 2 महीने में देखा, मुझे बताइए कौन सा फैसला हो गया 2 महीने में जुडिशरी की इस तरह से आपने वायरल करके हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है अभी कंट्री में, इंडिया में। हमने 2 महीने लॉकडाउन में देखा, एक फैसला नहीं होता था कई तरीके से। काम तो कर रहे हैं जजेस, आज भी वसीम जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी जजेस की, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली है ही नहीं उस लेवल तक। अभी उस लेवल तक हम पहुंचे ही नहीं है, ऐसे ही छड़ा। लेकिन सानी साहब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो एजुटेशन खत्म कैसे हुई थी? क्या यूनियन होम मिनिस्टर बूटा सिंह आए थे? खत्म हुई थी कि दरबार मूव की प्रथा, वो ऑर्डर वापस लिया गया था। ऑर्डर जो था वो हमने कैंसिल करवाया था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर को वापस लिया था, और उस पर जो वो प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने रिवाइव किया। और उसके बाद कभी किसी ने जरूरत ही नहीं की है कि भाई साहब इसको किसी तरीके से मॉडिफाई किया जाए। आज भी अभी जरूरत नहीं किसी ने की है। 4 तारीख को खुल गया वहां सेक्रेटरीट, और 15 जून को सारा खुलना है। ये सिर्फ क्योंकि कल जजमेंट एक आ गई हाईकोर्ट डिवीजन बेंच की, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी हैं। तो रिकमेंडेशन पर लोगों का अपना तबसरा होगा, बार एसोसिएशन का अपना होगा। अगर कोई सरकार इसमें हलचल करेगी तो उसमें रिएक्शन भी होगा। अभी मैं कह नहीं सकता कि भाई साहब सरकार भी इसमें कोई नोटिस लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन ये होगा सही, क्योंकि ये जजमेंट है, अब जजमेंट ऑन रिकॉर्ड पे आ गई है। तो इसका मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिस चल रही थी अभी उसको डिस्टर्ब करने के हालात में हम सारे नहीं है, कोई भी नहीं है। रिएक्शन इसका जम्मू में डेफिनेटली होगा जी। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कोविड-19 की। आज लॉकडाउन जारी रहा, लोगों ने फॉलो भी किया, कुछ लोगों ने वायलेट भी किया।
ये मजबूरी है कि जो वायलेशन करते हैं लॉकडाउन की, वो कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन सकते हैं। हम बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को कहते हैं कि आप समझिए, अपनी जान बचाइए, अपनी जान बचाने के साथ अपने परिवार की जान बचाइए, अपने परिवार की जान बचा करके आप देशभक्ति का परिचय देंगे। तो कहीं ना कहीं वायलेशंस होते हैं, लेकिन जम्मू में भी आज कुछ लोगों ने वायलेशन की और पुलिस ने उनको वापस भी भेजा। आइए देखते हैं क्या है। उनका कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, ये तो ऐसे ऐसे ग्रीन जोन का है। हर बंदा यहाँ पर रोम कर रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर बंदा बाहर निकला हुआ है। जहाँ तो जो प्रॉपर लॉकडाउन है, हम तो कहते हैं कि हम घरों से बाहर ना आएँ। अगर डीसी मैडम ने परमिशन दी है तो हम उस परमिशन का एक बेनिफिट ले रहे हैं। हम दुकानों पे आए हैं, दुकान खोल कर देख रहे हैं कि उसमें नुकसान तो नहीं हुआ। पीछे बारिशें भी हुई हैं, हर चीज़ हम चेक कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है डीसी मैडम से, जो भी आपने एसेंशियल कम्युनिटी की हमें परमिशन देनी है 7 से 11 या 7 से 12 दे दो, उसके बाद कोई भी बंदा बाहर ना निकले। लेकिन जहाँ पर जिस बंदे का भी पास है वो ऐसे मज़े से निकल जाते हैं कि जैसे जहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है, जहाँ देखने आते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये समझ से परे है कि लॉकडाउन को किस तरीके से जो करवा रहे हैं। कोई लॉकडाउन 30 वाला, रेड जोन वाला या ऑरेंज जोन वाला भी, यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा कि इंसान कि रेड जोन में घूम रहा है या ग्रीन में घूम रहा है या ऑरेंज में घूम रहा है। आप यहाँ पे हमसे पूछ रहे हो, आप खुद देखो कि बाज़ार में पोजीशन क्या है और लोग इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। दर्शकों, कल 2 पॉजिटिव मामले आए थे। गुड़ा बख्शीनगर से पॉजिटिव मामला आया था, एक मीरान साहब से पॉजिटिव मामला आया था। गुड़ा बख्शीनगर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आइए देखते हैं वहाँ पे लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से, क्या उनके पास जानकारी है कि क्या वो ड्राइवर चालक कब आया था, कैसे गया था। आइए बताते हैं आप। गुड़ा कासम नगर में रीटा कपाई जी जो पॉजिटिव आई हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है, और उनके हस्बैंड जो रवि कपाई, वो कहते हैं कि वो हिमाचल में अपना ट्रक लेके गए थे और बाया कश्मीर से शायद कहीं आए हैं। तो अभी तो हमारी साफ़ सफाई चल रही है, अभी सैनिटेशन भी चल रही है। यहाँ पूरा एरिया सीज़ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी गुड़ा बख्शीनगर के लोगों से, वार्ड नंबर 28 के लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से यही अपील है कि इस चैलेंजिंग टाइम में, इस 3rd वर्ल्ड वार में, इस कोरोना वायरस महामारी के समय आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ गोली नहीं चला सकते, बारूद नहीं चला सकते। ये 3rd वर्ल्ड वार जो केमिकल वार है, इसमें आप अपना सहयोग अपनी। दर्शकों, मीरा साहब में एक पॉजिटिव आया है। वो हिमाचल में काम करने गया था। जब वापस आता है तो उसको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। पॉजिटिव आता है तो उसको मीरा साहब में रखा गया है। मीरा साहब को भी पूरा सील कर दिया गया जिस एरिया में उसका आवास है, और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी पूछताछ की जा रही है, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। आइए राजस्व अधिकारी का क्या कहना है ये बताते हैं। रमन कुमार लड़का है, वो रहने वाला मीरा साहब के एरिया का है, लेकिन वो बाहर रहता था, लेबर का काम करता था हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे ही उसने वहाँ से क्रॉस किया है तो उसको क्वारंटाइन किया गया था सेपरेट। वो उसको घर वालों से नहीं मिलना दिया, वो बाहर ही रखा उसको। फिर उसका सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसका पॉजिटिव निकला। अब उसको क्वारंटाइन हॉस्पिटल में। दर्शकों, पुंछ में लगातार जो वायलेशन हो रही है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे दूसरी लॉकडाउन की वायलेशन हो, आज भी वायलेशन देखने को मिली और ये वायलेशन खतरे का कारण बन सकती है। भले ही पुंछ के लोग बड़े खुश हो रहे कि उनका नागरिक पॉजिटिव आया, उनका बाशिंदा पॉजिटिव आया है, लेकिन वो श्रीनगर में है, पिछले कई दिनों से श्रीनगर में, लिहाजा इससे हालात नहीं बदलेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस से बचने का एक सुझाव है, इलाज है। अगर वायरस से आपने बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कहा सुनी भी होगी। आइए देखते क्या था वहाँ। 3 मई का लास्ट अल्टीमेटम था और ऑलमोस्ट लोगों को ये पता था कि पुंछ जो है ये ग्रीन जोन में आया है और अब हमें शायद सारी इलेक्शन रियायत मिलेंगी। इसलिए 3 के बाद लोगों को ये, उस एतबार से लोग जो हैं वो ज़्यादा शहर की तरफ आ गए।
रश हो गया, हंगामा हो गया, बहुत परेशानी होगी। तो अब हमने फिर जब जैसे हमें डीएम सर का ऑर्डर था कि 1 बजे तक कोई भी प्राइवेट व्हीकल मूव नहीं करेगी, तो उसको हमने सख्ती से पालन करवा रहे हैं। अब यहाँ भी अभी हमने आज यहाँ पे कनकोट में नाका लगाया है, तो कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है आज हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सख्ती कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से अब थोड़ा सा कमी आएगी, फ़र्क आएगा। मुझे अफसोस है कि लोगों को 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भी लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और बात को समझ नहीं रहे हैं। अलबत्ता हम काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर भी लोगों को समझा रहे हैं, काउंसलिंग करके आराम से उनको वापस भेजें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है वो उनको कोऑपरेट करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर डालें। हमारे में से ही कोई आदमी ऐसा निकला तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा ही है। तो हमें सबको मिलकर इनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ देखा है 1-2 आदमियों ने यहाँ पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, तो वो तरीका ठीक नहीं है, उनका कोई अपना काम नहीं है। वो हमें ही बचा रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बाज रहें ताकि आपको किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। दर्शकों, अब हम बात करेंगे रियाज नाइकू, जो टॉप कमांडर था वो न्यूट्रलाइज हो गया है। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में उसको मार गिराया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने बहुत सेटबैक पहुंचाया सेना और सुरक्षा बलों को। एक कर्नल, मेजर समेत 8 लोगों ने शहादत दी है, लेकिन आज उस शहादत का बदला ले लिया गया है। बुरहान वानी के बाद इसको जगह दी गई थी और ये बच्चों को, पोस्टर बॉय ये बच्चों को प्रेरित करता था गन उठाने के लिए, उकसाता था गन उठाने के लिए, और ये लगातार ऐसी कोशिशें करता था। इसकी ऑडियो और वीडियो आते रहते थे जो युवा यंग जनरेशन को यानी ट्रैक से हटाने का प्रयास करते रहे, लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने इसका वेलकम किया है कि एक बड़े आतंकी को मार गिराया गया है। लंबे समय से सक्रिय था, अपने आतंकी सक्रिय होने के साथ साथ ये दूसरों को भी सक्रिय करने का प्रयास कर रहा था। बुरहान वानी के दौरान जो गलती की गई थी, आज वो खैर गलती नहीं दोहराई जा रही है। इसकी डेड बॉडी फिलहाल नहीं दी जाएगी। पिछली बार बुरहान वानी की डेड बॉडी दी गई थी, फिर यानी बनिहाल और रामबन से भी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। आइए देखते हैं भाजपा का क्या कहना है। रियाज नाइकू का मारा जाना भारतीय सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस प्रकार से पिछले 72 घंटों में हमारे एक कर्नल, एक मेजर, 3 जवानों की और उसके बाद सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई है, एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन कश्मीर आतंकवाद मुक्त करेंगे, ये जो एक हमने सोचा है, तो मुझे लगता है कि वो समय जल्द नज़दीक आ रहा है और आने वाले समय में कोई भी आतंकी कश्मीर में नहीं बचेगा। दर्शकों, पैंथर्स पार्टी ने भी इसकी अचीवमेंट बताई है कि सुरक्षा बलों को बड़ी अचीवमेंट मिली है, क्योंकि जो रियाज नाइकू है लंबे समय से सक्रिय था और वो यूथ को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता था। जो उसके वीडियो वायरल होते थे वो उकसाते थे यूथ को, और पाकिस्तान की वो लगातार निरंतर मदद कर रहा था। कश्मीर के अंदर आज इनकाउंटर में रियाज नाइकू, जो एक एचएम का मिलिटेंट था, उसको हमारी आर्म फोर्सेस ने मार गिराया है और बहुत बड़ी कामयाबी ये हमारी बेल्ट फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को मिली है। और इसके लिए हम अपनी पूरी उस टीम को बधाई देना चाहेंगे जिसने इस पे काम किया है। और इसके मरने से कश्मीर के अंदर एक मिलिटेंसी की कमर टूटेगी और बहुत बड़ा धक्का जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा। तो इस मौके पे हम उन तमाम जो हमारे फौजी, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी लोग थे, पुलिस के, जिन्होंने इस इनकाउंटर में उसको मार गिराया, हमारी तरफ से उनको शाबाशी है, उनको हम बधाई देना चाहेंगे। दर्शकों, कोरोना वायरस के चलते आज दिलचस्प मामला सामने आया है कि 5 दूल्हे लखनपुर पर खड़े हैं। ये ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब से और शादी इनको करनी है जम्मू कश्मीर में लड़कियों के साथ।
ये जम्मू कश्मीर के दामाद भी कहे जाएंगे, लेकिन आज खड़े हैं। अभी तक उनको अंदर जाने नहीं दिया गया है, सेरा भी बांधा हुआ है, तलवार भी ली हुई है, लेकिन सरहद से पार खड़े। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆ, ਮੂਹਰਤ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਦੁਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ। ਚਲੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने देखा 5 दूल्हे अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 ने उनकी शादी में खलल डाल दिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।